कार जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आप ही के बने अपने चैनल पे हम लोग का सेशन क्या चल रहा था आपको पता है। नया साल आ भी गया है और आपका एग्जाम अब बहुत जल्द करीब है। और हम लोग का जो सेशन चल रहा था वो था अंतिम प्रहार हम लोग कर रहे थे। और किसके ऊपर? तो हम लोग कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को हम लोग टारगेट कर कर चले हैं। इस बार जेएसएससी सीजीएल इस साल आपको 24 में एक नौकरी आपके कदमों में होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? लगातार नियंत्रण, आपको इस सेशन को देखते रहना होगा, प्यार से देखते रहना होगा। जिस तरह आप प्यार मोहब्बत में रहते हो उसी तरह प्यार से देखते रहिए। हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अपने पढ़ाई पर लगिए, क्योंकि इस बार ऐसा लगे कि हाँ कुछ अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स को इस 24 का गिफ्ट आप अपने हाथों से दे सके। तो चलिए घूम फिर कर फिर वापस हम लोग आ गए हैं। 1 जनवरी सभी लोग मना लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा 21 नंबर से स्टार्ट है यहाँ, लेकिन 20 तक आपको मैंने इस अंतिम प्रहार की जो प्लेलिस्ट या देखिएगा आप तो वहाँ सेशन लगातार आपका चल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो अंतिम प्रहार करके आपको लिस्ट मिलेगा, उसमें लगातार आप जाइएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हमारा पार्ट 3 या पार्ट 4 का सेशन चल रहा है, इसीलिए 21 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो देखिए निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों का मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? यानी मुंडा गीत आपको पता है प्रसिद्ध है झारखंड का, तो मुंडा दुरंग में संग्रहित किसके द्वारा किया गया है? अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो ऑप्शंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? डाल्टन। डाल्टन जैसे पढ़िएगा आप साइंस में, वो थ्योरी आपको याद आएगा, डाल्टन की थ्योरी, और ये साइंस से रिलेटेड रखता है डाल्टन, तो ये तो नहीं होंगे। फिर हम आपका बात कर लें क्या? फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के के बारे में अगर बात की जाए तो फादर कामिल बुल्के हिंदी साहित्य और साथ ही साथ आप बात करेंगे हिंदी साहित्य और अन्य साहित्य में ये भारत में शोधकर्ता के रूप में संस्कृत साहित्य को भी लेकर इनका शोधकर्ता के अगर बात की जाए ना तो शोधकर्ता में इनका नाम प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य में। ये भारत में आकर, और ये कहाँ के थे फुल्के? तो ये थे अंग्रेज यहाँ पर जब आए थे तो ये भी आए थे और इन्होंने हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य पर शोध किया था। और इनको पद्म जो हमारा बोला जाता है पद्म भूषण और पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए आपसे अगर पूछेगा मुंडा गीतों का तो वो संग्रह करने वाले थे WJ आचार्य। तो ये आपका ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है, आदमी सही सोचकर तुरंत मार देता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस क्या बोल रहा है? तो बहुत सुंदर। पहला ऑप्शंस क्या बोला? तो पहला ऑप्शंस आपको बोला मुंडारी भाषा पर पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमर। क्या इसने लिखा था? तो ये बिल्कुल सही है। मुंडारी भाषा पर जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो मुंडारी प्राइमर द्वारा लिखी गई थी। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं। तो देखिए मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश आपको कहाँ मिलेगा? तो इनसाइक्लोपीडिया, इसी को बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा। यानी ये भी कहानी सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शंस पे आते हैं। थर्ड ऑप्शंस बोला मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण आपको क्या है? तो मुंडारी, जब मुंडा के भाषा में जब आप पढ़िएगा तो आपको पहले ही बताया जाता है कि मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण जो होता है मुंडारी ग्रामर या मुंडारी ग्रामर। देखिए एकदम जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना भैया ग्रामर, उसी को हिंदी में यहाँ पर लिख दिया गया है। और व्याकरण का मतलब ही होता है ग्रामर। आप जानते हैं ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
तो ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। और आपको पता होगा पेपर 1 आपका जो क्वालिफाई है लैंग्वेज पेपर है उसमें हिंदी आपका लैंग्वेज पेपर भी है, तो इस पर भी आप ध्यान देते रहिए। तो मुंडारी देखिए प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो बचा क्या, हमारी प्यारी सी देवसेना बची, यानी ये गलत होगा। क्यों, देखिए मुंडारी एंड दियर कटीज को रामदयाल मुंडा द्वारा नहीं किया गया था, तो ये आपका डी फॉर आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शंस आपके सही थे, डी आपका गलत था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका 23वां नंबर सवाल क्या बोला गया है, तो देखिए 23 नंबर में बोला है कर्मा गीत। कर्मा गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर्मा गीत, आपको पता है कर्मा गीत सबसे झारखंड का फेमस गीत बोला जाता है कर्मा गीत। और आपको पता है कब ये किस फेस्टिवल में गाया जाता है, तो ये आप कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा। और सेशंस अच्छा लगेगा तो इसी तरह से आपको शेयर भी करते रहना है लोगों में। तो फर्स्ट देखिए क्या बोला पॉइंट, सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। देखिए सरहुल अपने झारखंड में एक महत्वपूर्ण पर्व है। दूसरा सबसे ज़्यादा मनाने वाला पर्व अगर बोला जाए झारखंड में तो सरहुल होता है, और इसकी समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब सरहुल समाप्त होता है ना उसी दिन से आप देखिएगा कर्मा गीत की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला भादों की शुल्क एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। और पर्व आप फेस्टिवल अगर पढ़े होंगे ना, और फेस्टिवल नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, एक मैं डाल दूंगा। पर्व से आपका झारखंड में 2 से 3 सवाल हमेशा पूछा गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। तो भादों की शुल्क एकादशी को ही कर्मा का पर्व मनाया जाता है। और कर्मा पर्व अगर बात ही हो गई है तो कर्मा और धर्मा दो आपको कहानी याद होनी चाहिए। धर्मा ये दो की कहानी है, कर्मा और धर्मा की कहानी यहाँ पर है, उसी कहानी से रिलेटेड ये पर्व मनाया जाता है। अगर बात करें कर्मा और धर्मा कौन थे, तो ये भाई बहन या आपसी संबंध ब्लड रिलेशन का संबंध दिखाता है। ये पूरी अच्छी तरीके से कहानी, अगर कहानी में घुसेंगे तब वक्त लगेगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कर्मा और धर्मा की ये कहानी है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं ना, तो बहन अपने भाई की सलामती के लिए जिस तरह से रक्षाबंधन मनाती है, उसी तरह ये कर्मा का पर्व मनाया जाता है। बहन अपने भाई की सुरक्षा के लिए ये पर्व मनाती है। तो देखिए दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका होगा कौन, तो 1 और 2 दोनों, यानी सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो नृत्य से पूछा गया है, यानी आपसे कला से पूछा गया है। और इससे भी 2 सवाल आपके बनेंगे ही एग्जाम में, तो ये सेक्शन भी आप छोड़िएगा नहीं। आइए देखते हैं क्या। छौ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। पहला पॉइंट, अभी मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट। मुखौटे बनाने का काम झारखंड में मात्र सरायकेला, खरसराव तथा सिंहभूम का जिला में ही होता है। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है झारखंड में सरायकेला खरसराव क्षेत्र की छौ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट अगर बात की जाए तो तीनों को तीनों पॉइंट सही। अब कैसे, छौ नृत्य आप देखते होंगे, छौ नृत्य में सही में मुखौटा पहन के एक फिल्म आया था कंटारा मूवी आई थी तेलुगु की, साउथ की, किस तरह मुखौटा पहन के आपको पता है डांस करता, उसी तरह छौ नृत्य में भी मुखौटा पहनकर, और ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, यानी पुरुषों लोग इसको करते हैं। और इस छौ नृत्य की अगर हम सबसे प्रसिद्ध बात कर दें तो छौ नृत्य को आपको यूनेस्को में भी प्राथमिकता दी गई है, यानी यूनेस्को में भी इसे सूची में रखा गया है। अब देखिए पहला तो आप देखते होंगे एकदम ऐसे
यहाँ पर ऐसे जैसे मुन्ना ऐसे खड़ा है, तो इसमें ऐसे ऐसे मुखौटा एकदम पहनते हैं, लंबा लंबा मुखौटा, और पूरा पैरों में भी जैसे हम बोलते हैं ना, पूरी तरह से ऐसे चादर टाइप का पहनकर और डांस ऐसे 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 डांस किया जाता है, जैसे आप इस मूवी में देखे होंगे मुखौटा जिस तरह देखे होंगे। फिर देखिए मुखौटा बनाने का काम सरायकेला, बिल्कुल अगर दो संस्था यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी, दो संस्था, ये आप याद रखिएगा, दो संस्था है जो छौ नेत्र की देखने को आपको मिलती है, पहला संस्था और दूसरा संस्था। अब इसका नाम भी बता दीजिए सर, तो आप बोलिएगा एकदम बता देंगे। तो देखिए पहला 1960 में, 1960 में ये संस्था था, और इस संस्था का नाम था राजकीय छौ नृत्य। और राजकीय छौ नृत्य कहाँ पर, तो ये था सराय केला में। और दूसरी संस्था की अगर बात करें, तो दूसरी संस्था की अगर हम बात करें, तो दूसरी संस्था का क्या नाम है, तो दूसरी संस्था का नाम है मानभूम। जी हाँ, आप लिख लीजिए मानभूम छौ नृत्य, मानभूम छौ नृत्य, जो कहाँ पर पड़ता है, तो ये है सिल्ली, ये आप याद रखिएगा, सिल्ली का एरिया कवर करता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो थर्डवा नंबर पे दिया गया ऑप्शन, वो क्या दिया गया है, तो प्रसिद्ध की बात की गई है। तो देखिए शैली बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगर आप बात कीजिएगा तो 2010 की बात है, 2010 की बात है, जब इसको यूनेस्को, आपको पता होगा यूनेस्को क्या होता है, जब यूनेस्को साइट में भी बहुत सारे नाम आते हैं, तो यूनेस्को में इसे अमूर्त विरासत के नाम से इसको प्रसिद्ध रखा गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 सब, यानी डी फॉर हमारी प्यारी सी देवसेना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां नंबर पे क्या बोला जा रहा है, तो 25वां नंबर देखिए वाद्य यंत्र से पूछा गया है। ये भी कला का सेक्टर छूता है। तो इसमें क्या बोला, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गो का चमड़ा मारकर किया जाता है। तो देखिए आपको वाद्य यंत्र से आपको मैं बता दूं एक चीज, वाद्य यंत्र अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैंने वाद्य यंत्र मैं जहाँ पढ़ाता हूँ या जिस संस्था में, यहाँ तो वाद्य यंत्र को मैंने बताया था। और वाद्य यंत्र आप जहाँ भी पढ़े होंगे आपको पता होगा, इस वाद्य यंत्र की 3 कैटेगरी या 3 भाग में वाद्य यंत्र को बांटा जाता है। थोड़ा सा आप जान लीजिए। अब 3 भाग कौन कौन से हैं। एक पहला वाद्य यंत्र होता है तंतु वाद्य। दूसरी की बात करें तो सुशीर वाद्य। और अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा जो होता है वो अवनद, या बहुत जगह आपको धन वाद्य लिखा मिलेगा। ऐसे हम लोग अवनद वाद्य से ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसी का एक और नाम आपको कहीं कहीं वाद्य या धन वाद्य देखने को मिलेगा। अब देखिए तंतु, सुशीर और अवनद वाद्य में क्या अंतर है। तो देखिए तंतु वाद्य ऐसे वाद्य होते हैं जब आप देखते होंगे रेशम, जैसे रेशम के धागे से बने होते हैं, और रेशम के धागे से बने होते हैं। और इसको क्या किया जाता है, रेशम के धागे जैसे इस तरह लकड़ी है और उसमें रेशम का धागा लगा दिया गया है। अब इस रेशम के धागों को ऐसे ऐसे हटा कीजिएगा, कंपन कीजिएगा तो ध्वनि निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं तंतु वाद्य। ऐसे जितने वाद्य होते हैं तंतु वाद्य होते हैं। जैसे वाणी इस देखते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे किस तरह से रेशम के धागे 3-4 लगे होते हैं। जब उसको आप
हिलाइएगा डोलाइएगा तो उससे प्यारे से ध्वनि निकलेगी, उससे जो आवाज़ निकलती है उसको हम लोग त्वंतुवाद बोलते हैं। सुशीर जो मुंह से फूंक कर निकाली जाती है, फूंक कर निकालने वाली जो ध्वनि होती है उसको हम लोग सुशीरवाद बोलते हैं। जैसे बांसुरी, फिर और देखते होंगे जैसे भोपू कैसे आदमी बजाता है, एकदम इस तरह से भोपू बजाना। तो देखिए फूंक कर, आप फूंक रहे हैं, बांसुरी में फूके, उससे जो ध्वनि निकली इसीलिए उसको सुशीर बोला जाता है। और अवनद क्या होता है? अवनद सबसे आसान होता है जिससे आप पीट पीट कर आवाज़ निकालते हैं, यानी जिसको आप पीट कर ध्वनि निकालते हैं। तो पीट कर किसको ध्वनि निकालिएगा? ढोलक, तबला। जी हाँ, तबला को कैसे एकदम धक 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 पीटते हैं तो उससे ध्वनि जो निकलती है वो जो कैटेगरी में आता है वो अवनद वाद के कैटेगरी में आता है। और जिससे फूंक कर निकले वो सुशीरवाद के कैटेगरी में। और तंतु जो रेशम के धागे से बने रहे उसको कंपन करने से जो ध्वनि निकले। तो ये 3 कैटेगरियाँ होती है। हमसे क्या पूछा? तो नारियल के खोल के ऊपरी पटक में गो का चमड़ा जिसमें लगा रहता है। तो देखिए झाल क्या होता है? झाल को तो ऐसे ऐसे पीटा जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसे कट गया भैया, ये तो ऐसे कट गया। भुआंग, भुआंग होता है वही फूकने वाली बात, इसको रखते हैं। केदला नहीं होता है बनाम। और भुआंग क्या होता है? इसी के ऊपर इस तरह से बना रहता है और ऊपर इस तरह का क्या लगा रहता है? तो नारियल का खोल लगा रहता है। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल, पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? ये सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा गया। लेखक सीधा पूछ दिया तो आपको सीधा याद रखना है इसके लेखक कौन है, और आपको कमेंट करके भी बताना है। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसी तरह से लाइक शेयर भी करते रहना है। तो देखिए क्या होगा? तो बी आपका होगा, डॉक्टर नंद किशोर इसके लेखक थे। आप याद रख लीजिए, पंथे लेहा नमस्कार डॉक्टर नंद किशोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीफ ग्रामर एंड वोकेशनरी ऑफ उराव लैंग्वेज। उराव का एक लैंग्वेज होता है, वही यहाँ पर बात की गई है। इसका भी पुस्तक का रचना किसने किया? इस जो पुस्तक का रचना थे वो पूछा जा रहा है किसने किया, ये आपको बताना था। तो सीधा सा देखिए ना, आपको ऑप्शन देखना है, बताना है। ये तो सीधा आपसे फैक्ट्स पूछ रहा है, यानी रटने वाली चीज़ है, समझने वाली बात नहीं है। तो इसके जो थे वो थे एफ वेच। जी हाँ, एफ वेच यानी ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। 28 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है भैया? तो 28 नंबर बोल रहा है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जीवन आशा योजना का उद्देश्य क्या था? आपको पता होगा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, और ये आपको बताना है कि आखिर ये उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये तो उद्देश्य था ना, जीवन आशा। जैसे लड़कियों का नाम आए, महिलाओं का नाम आए, यानी महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। तो देखिए इसीलिए इसमें महिला अत्याचार पर नियंत्रण जो था इसीलिए जोड़ा गया था, यानी ये आपका आंसर होगा। मुद्दे उद्देश्य ये था। देखिए 29 नंबर, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है? ये सवाल रिपीटेड है। आप बोलिएगा कैसे रिपीटेड सर? प्रीवियस आप सेक्शन खोलिए, मैंने आदिम जाति के बारे में, जनजाति के बारे में बताया था और उसमें ये कहानी भी बताई होगी। तो ये अगर ध्यान होगा तो ये कमेंट कर कर आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 600 रुपये का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पर आइए। 30 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्र वाला जिला, अभी वन अभयारण्य मैंने बताया। नेक्स्ट एकदम बोले ना, जो बता दिया गया है ना वही सब देखिए रिपीटेड आ रहा है। वन अभयारण्य मैंने बताया था। फिर आपको पार्क की भी कहानी बताई थी। और आप अगर प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं ना तो जाकर देखिए, उसमें पूरी कहानी एक एक चीज़, क्षेत्रफल सब बताया गया था, कितना क्षेत्रफल है, कितना कवर करता है एरिया, सब कुछ उसमें बताया गया था। तो आपको पता होगा कौन सा आंसर होगा। तो सबसे दूसरा वन जीव क्षेत्र जो कवर करने वाला एरिया है वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 31 नंबर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चंस फिर से। और 32 नंबर, तो देखिए पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई? ये भी देखिए प्रीवियस सेशंस का ये तीनों क्वेश्चंस आपका कमेंट करके बताने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन जो देखा है ना लगातार, वो कमेंट करके बता देगा। अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट करके आप नहीं बता पाइएगा। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 33 पर आते हैं, और 33 के बाद सीधा चलिए 33 क्या बोला जा रहा है? असहयोग आंदोलन के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं हुई। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920, जी हाँ, असहयोग आंदोलन जैसे बात आए तो 1920 आपको याद आना चाहिए। 1920 में सहमति मिली थी असहयोग आंदोलन की। अब कहाँ कहाँ पर लगाया गया था वो आप जान लीजिए। जब आपको पता चलेगा कि यहाँ यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय किया गया था, तो उसमें से आप खुद छांट लीजिएगा। तो देखिए पहला स्थान पर जहाँ पर किया गया था वो रांची में, तो रांची राष्ट्रीय विद्यालय। दूसरा आपका जो जगह था वो कहाँ पर किया गया था, तो ये मैं लिखवा दे रहा हूँ सीधा सीधी आपका, कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब उसमें से छांट लीजिएगा। नेक्स्ट आपका था चतरा में, फिर आपका तीसरा था हजारीबाग, फिर आगे आप बढ़िएगा तो और आपको मिलेगा लोहरदगा में भी मिलता है, चकंदरपुर में भी मिलता है। तो ये सब जगह में आपको देखने को मिलेगा। अगर चौथा हम लिखवा दें तो हजारीबाग के बाद चकंदरपुर में भी स्थापना की गई थी। फिर आपका 5वां लोहरदगा। अब इसमें से देखिए आपसे क्या पूछा, डाल्टेनगंज। तो डाल्टेनगंज का तो एरिया पलामू के एरिया में, तो ये तो ऐसे कट गया भैया, हम ऐसे काट देंगे। एलिमिनेशन भी कुछ तरीका होता है। रांची मैंने बता ही दिया, यानी रांची में स्थापना थी। हजारीबाग में स्थापना है, तो बचा क्या? गिरिडीह, यानी गिरिडीह आपका आंसर हो जाएगा। और डाल्टेनगंज तो कोई नाम ही नहीं। डाल्टेनगंज को अगर पलामू लिखता तो थोड़ा हम सोचते भी, लेकिन पलामू नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे ही काट कर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट सवाल 39 नंबर से पहले 34 को देख लेते हैं। और 34 में क्या बोला गया? झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ललित मोहन राय का सीधा सीधी आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए संगीत, खेलकूद, चित्रकारी या अभिनय। तो आपको पता होगा ना कि ये ललित मोहन राय किससे जुड़े हुए हैं, तो खेलकूद आपको यहाँ पर मारकर निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चंस पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? निजाम अली का संबंध। देखिए ये सीधा सीधा पर्सनैलिटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सीधा सीधा नाम देगा और बोलेगा ये किससे संबंधित है, और इससे 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा बनते भी हैं। तो ये आप पर्सनैलिटी थोड़ा देख कर जाइएगा। अब सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा महेंद्र सिंह धोनी, तो वो एग्जामिनर थोड़ा हट के पूछता है। तो देखिए ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये सीधा सीधी आपको याद रखना बी, काइगिंग एवं केनाइंग से संबंध रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखिए। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश आपसे पूछा है। जब आपसे प्रदेश की बात कर देता है ना, तब आपको देखिए राज्य यहाँ पर नहीं पूछा, या राज्य के अंदर जिले यहाँ पर नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछा आपसे क्या? प्रदेश। देखिए कोल माइंस, और हम झारखंड तो ही कोल के लिए जाने जाते हैं। और हाल ही में अभी आपको पता चल रहा होगा कि अभी ईडी का रेड किसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब के ऊपर पड़ा हुआ है। और जब जब ये बात आती है तो मुख्यमंत्री एक बार मंच में थे तो आपको सुनाई दिया होगा, एक लड़की ने बोला
कि आपने तो सर हमारे कोल माइंस को ही बेच दिया, यानी हमारे कोयले को ही बेच दिया। तो कोल माइंस का प्रदेश कहाँ है? तो एकमात्र हमारा कोयला का खदान कहाँ? तो हमारा प्यारा सा झारखंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला माइंस यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ से संसाधनों, इसीलिए बोलते हैं झारखंड संसाधनों का प्रचुर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनेता या नेताएं इस तरह से खसोट दी है कि झारखंड पीछे नजर आता है। लेकिन संसाधनों की बात करें तो हमारे संसाधन में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देगी झारखंड में। आइए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। 37 नंबर, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी, देखिए खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। खेल नगरी के नाम से आपसे पूछा किसे जाना जाता है, तो खेल नगरी के नाम से आपको पता होना चाहिए कौन सा, वो जमशेदपुर। देखिए रांची तो होगा नहीं, रांची में इस तरह, लेकिन जमशेदपुर में जाइएगा तो बढ़िया बढ़िया आपको खेल का ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से भले रांची से निकले हैं, लेकिन जमशेदपुर आपको याद रखना है, खेल नगरी जो शुरू से बोला गया है वो जमशेदपुर, टाटा भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, झारखंड महादेव, जी हाँ, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? सीधा साधा सवाल एकदम पूछा गया, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए झारखंड धाम तो ऐसे काट दीजिए, क्या है कि झारखंड कोई धाम नहीं। वासुकीनाथ धाम आप गए भी होंगे, और थोड़ा कमेंट करके बताइए ये वासुकीनाथ धाम कहाँ पर पड़ता है, और आपको अगर पता होगा ना ये कहाँ पर पड़ता है तो ये आप ऐसे काट दीजिएगा। और फिर देखिए हरिहर धाम और वैद्यनाथ धाम, तो वैद्यनाथ से ही आपको कंफर्म होगा कि महादेव का एक नाम वैद्यनाथ भी बोला जाता है, इसीलिए आप इसी से समझ जाइए कि इसका आंसर बी फॉर बाहुबली आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर एक कोल माइंस पूछा, अब खदानों का शहर पूछ दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए झारखंड के शहर में बोला गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और खदानों का शहर, तो झारखंड के खदानों का शहर, आप कभी धनबाद जाए हैं क्या? तो आप धनबाद जाइएगा, धनबाद में या ट्रेन से जाइए या बस से जाइए। धनबाद में जब जैसे भी इंटर कीजिएगा ना, तो एक बार कभी आप एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन कर जाइए, यानी वाइट शर्ट उट पहन कर जाइए। आपको कभी इंटरव्यू में जाना हो तो वाइट शर्ट पहन कर जाइए, और सोचिए कि डायरेक्ट हम इंटरव्यू में पहुंचिएगा तो वहां पर ये सफ़ेद शर्ट आपको क्या दिखाई देगा? इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आपको काला, यानी पूरी तरह से ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि झारखंड में आपको इस धनबाद में जैसे इंटर कीजिएगा, इतना काले काले कोयले के धूल आपको दिखाई देंगे कि आपका पूरा चेहरा एकदम कालों से भर जाएगा। यहाँ पर जैसे मुन्नी लोग जाती है पूरा मेकअप वेकअप करके, तो यहाँ अलग से मेकअप यहाँ पर देखने को मिलता है, फिर वहाँ से नाराज होकर वापस लौटती है। आइए आखिरी सवाल 40 नंबर पे हम लोग पहुँच गए। झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? और ये सभी को पता होगा, तो ये आखिरी सवाल आप ये 4 ऑप्शंस देखिए और कमेंट करके आप इस आखिरी क्वेश्चंस को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमने देखे हैं जो बचे हुए सेट के टोटल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे झारखंड जीके के, उसमें जो बचे हुए थे ये था फाइनल सेट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर अगला सेट लेकर आएंगे, फिर 40 क्वेश्चन का सेट, और लगातार देखिए ये अंतिम प्रहार का सीरीज है। ये 28 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अगर आप स्पीड में भी देख कर जाते हैं, आपको लगे कि धीमे धीमे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, तो आप अपना स्पीड कीजिए। अब यूट्यूब तमाम फैसिलिटीज आपको दे चुका है, तो आप स्पीड कर कर भी वीडियो को देखिए, लेकिन देख कर जाइए। इससे 2, 4, 5 क्वेश्चन हर एक सेट से आपके भिड़ने के आसार हैं, और बिल्कुल आपको क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और सेशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।